बाबा दिया हुआ है। एक किताब है बाबू, किताब का नाम है अर्थशास्त्र। ये अर्थशास्त्र नाम का किताब कौन लिखा है? तो इसको लिखे हैं कौटिल्य। कौन लिखे हैं? कौटिल्य। इन्हीं को कहते हैं चाणक्य। चाणक्य। इन्हीं का नाम है विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त। जब आप लोग कंपटीशन लेवल का पढ़िएगा आगे, इनके बारे में पूरा पढ़िएगा, ठीक है। और ये राजा के राजत्व सिद्धांत को बताए हैं। एक राजा को अपने क्षेत्र में राज करने के लिए, क्षेत्र में सही ढंग से राज व्यवस्था बनाए रखने के लिए किन किन नीतियों को अपनाना चाहिए, ये सब चीज बताया है राजनीति, लेकिन नाम क्या दिए हैं? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? पैसों का अध्ययन या धन का अध्ययन। जो हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या होता है? सीधी सी बात बोलेंगे तो धन का अध्ययन। क्या होता है? धन का अध्ययन। इस अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बाबू? तो आप लोग भी बताए थे कौन? एडम स्मिथ। इस अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। अच्छा, इन्होंने एक किताब लिखा, कोई बता सकते हैं हमको कौन किताब लिखे थे? वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखे हैं? 1776। बहुत बढ़िया, गजब। 1776 में क्या लिखे थे? वेल्थ ऑफ नेशन। का किताब का नाम बहुत रहता है, एक लाइन का पूरा, उसका जो लास्ट डिजिट रहता है वही रहता है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। इसीलिए हम लोग इनको पढ़ते हैं। क्या लिखे हैं? वेल्थ ऑफ नेशन। यह कैसा अर्थशास्त्र के बारे में बताते हैं? तो एडम स्मिथ जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं। कैसा अर्थव्यवस्था? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आप लोग जानते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? ठीक, इसके आगे हम लोग पूरा चर्चा करेंगे अभी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। अब हम के बुक के प्रति चल रहे हैं, ठीक है। मेरा शॉर्ट नोट्स है, शायद जानते होंगे आप लोग कि बुक में से ही लिए हैं। जो टॉपिक है उसको शॉर्ट करके हम लिए हुए हैं। देखिए, इसमें पहला अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? एडम स्मिथ। इनके अर्थशास्त्र के पिता हम लोग किसको बोलते हैं? ये बुक का पिता हुआ तो आ जाएगा। आप लेकिन अपने यहाँ पे देखिएगा, अपने पर्पस से, अपने सिलेबस से इस अर्थशास्त्र यानी कि धन का विज्ञान जो लिखे, धन का अध्ययन करने वाला, ये अर्थशास्त्र कौन लिखे हैं? एडम स्मिथ। राजनीति से संबंधित अर्थशास्त्र कौन लिखे हैं? तो वो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। इन्हीं ने वही टिक्की वाले थे जो मगध के राजा धनानंद इसका मतलब अपमानित करवा दिए थे। सिखा खुल गया था तो बोले थे कि जब तक मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा अपना सिखा नहीं बनूंगा, ठीक है। वो वाला चाणक्य वही थे चाणक्य, ठीक है। टकला टाइप के रहते हैं, टिक्की वाला दिखते हैं कभी कभी, पूरा एकदम ज्ञानी बाबा रहते हैं। तो ये चाणक्य थे, ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र। ये कैसा अर्थव्यवस्था के बारे में बताए थे? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। किताब कौन लिखे हैं? वेल्थ ऑफ नेशन। कब लिखे हैं? 1776 में ये किताब प्रकाशित हुआ है। वेल्थ ऑफ नेशन बुक जो प्रकाशित हुआ कब हुआ? 1776 में। चलिए, ये पहला आपके बुक में दिया गया है। पहला बात उपनिवेश या कॉलोनी। क्या दिया गया है? उपनिवेश या कॉलोनी। उपनिवेश का मतलब क्या होता है बाबू? उपनिवेश या किसी छोटे देश पर जबरदस्ती बना दिखाई। क्या होता है बाबू? एक शक्तिशाली देश, किसी छोटे देश पर, शक्तिशाली देश, छोटा नहीं बोलेंगे बाबू, कमजोर देश पर अपना कब्जा, कमजोर देश पर क्या कर देता है? कब्जा करता है, ठीक है। तो कब्जा करने के बाद उस कमजोर देश के प्राकृतिक संसाधनों पर क्या करता है? अपना दोहन करता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत पर किसका कब्जा था? ब्रिटेन वालों का कब्जा था, यही ना। कब भारत आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। बहुत बढ़िया। भारत पर कब्जा कौन किया था? ब्रिटेन वाले। ब्रिटेन, इसी को हम लोग यूके भी कहते हैं, इसी को हम लोग अंग्रेज बोलते हैं ना। इसको कब्जा किया था किसको? भारत को। तो भारत क्या था? उपनिवेश। क्या बनाया था भारत को? उपनिवेश। कौन बनाया था बाबू? तो ब्रिटेन वाले भारत को अपना उपनिवेश बनाए थे। उपनिवेश बना के क्या करते थे? भारत से जो भी चीजें मिलती थी सब लेके कहाँ जाते थे? ब्रिटेन। या यहीं पे कपड़ा वपड़ा बनाते थे, जो भी पैसा होता था पैसा को लेके अपने देश चले जाते थे। मतलब पूरा तरह से कब्जा, दूसरे देश पर शोषण करना। मानिए किसी का खेत आप कब्जा कर लिए, गए सामने 2-4 बीघा खेत है, क्या कर लिया? अपने दम पे कब्जा कर लिए, और उपजा के सारा कुछ कौन ले रहा है? जो कब्जा किया, हम ही ले रहे हैं। एक तरह से उस खेत को क्या बना लिया? हम अपना उपनिवेश। यही प्रक्रिया जब हम गांव पे लगा दिए तो वो गांव को क्या बना लिया? अपना उपनिवेश। यही प्रक्रिया क्या किया? कोई शक्तिशाली देश क्या किया? छोटे देश पर कब्जा करके उससे सारा धन संपत्ति खुद ले रहा है। ये प्रक्रिया कहलाती है उपनिवेशवाद। उपनिवेश कौन होगा? जो देश पे कब्जा हुआ, जिस देश पे कब्जा हुआ वह देश क्या कहलाएगा? उपनिवेश। ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है बाबू? उपनिवेशवाद। किसी को कोई दिक्कत है? उनको बोलिए, नहीं ना। चलिए, एक आपकी किताब में दिया है शब्द आर्थिक क्रियाएं। आपको बता सकते हैं आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है? आर्थिक क्रियाएं
क्रिया जो पैसे से संबंधित हो। बहुत बढ़िया, गजब। वह क्रियाएं जिससे हमें आय प्राप्त होता है, मतलब इनकम प्राप्त होता है, वह क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या दिए हैं? जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। चलिए, अन्य विद्वानों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा दिया है। ठीक है, चलिए रहने दीजिए उसको, कोई बात नहीं। आवाज आ रहा है खाली? बंधन नहीं और रहने दो, किस्ती मांग रहा है वो भी। अब इसका किस्ती नहीं देना, ठीक है। चलिए, दो हम विद्वान का इसमें लिखे हुए हैं, ठीक है। एक ब्राउन का और एक लेविस का, आर्थर लेविस का। अर्थव्यवस्था जीविका अर्जन की प्रणाली है। एक विद्वान हुए ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन नाम था उनका, ठीक है। क्या नाम था? ब्राउन। वह क्या बोले हैं कि अर्थव्यवस्था किसकी प्रणाली है? जीविका अर्जन की एक प्रणाली है। जीविका अर्जन की एक क्या है? की एक प्रणाली है। मतलब क्या समझ रहे हैं बाबा प्लीज इससे? अर्थव्यवस्था जीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यह बात को कहा है कौन? तो ब्राउन। आपके एग्जाम में वन लाइनर यहां से बन सकता है। किसने कहा था? अर्थव्यवस्था जीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो कौन कहा है? ब्राउन। उनका नाम रहता है क्या? रॉबर्ट ब्राउन। एक और विद्वान है, उनका नाम है लेविस, आर्थर लेविस। वह क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र का संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह संसाधनों का प्रयोग करता है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने संसाधनों का ढंग से प्रयोग करना। यह बात कौन कहे हैं? आर्थर लेविस नामक विद्वान थे। क्या बोले हैं कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने देश के संसाधनों का उपयोग करना। क्या बोले हैं? मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने देश के संसाधनों का उपयोग करना। यह बात कौन कहे हैं? आर्थर लेविस। ब्राउन क्या बोले हैं बाबू? अर्थव्यवस्था जीविका अर्जन की एक प्रणाली। जीविका अर्जन क्या है बाबू? अपने जीवन जीने की शैली। जीविका अर्जन, जीविका मतलब जीवन जीने के लिए जो जो चीजें हमें चाहिए, पैसा पैसा चाहिए ना इंसान को, तो वही पैसा पैसा कमाएगा ना, वही प्रणाली क्या कहलाएगी? अर्थशास्त्र। यह बात को कौन बोले हैं? ब्राउन। लेविस क्या कहे एक तरह से कि अपने देश का संसाधनों का सही ढंग से उपयोग कीजिए, उससे जो हमारे आय हमें आय आती है और हमारा जीवन चलता है, वही क्या है? अर्थव्यवस्था। यह बात को कौन बोले हैं? ये लेविस साहब बोले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अर्थव्यवस्था को आर्थिक क्रिया गतिविधियों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। आर्थिक क्रिया या उत्पादन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। अच्छा से समझाते हैं आपको। अर्थव्यवस्था को क्या आर्थिक क्रिया या उत्पादन के आधार पर, आर्थिक क्रिया या उत्पादन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों। आप लोग सब जानते होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। किसी बच्चा को कंफ्यूजन है इसमें? नहीं है। इसको थोड़ा मोड़ा भी आज के बाद नहीं रहेगा, ये बात का गारंटी देते हैं, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं बताइए तो? प्राथमिक को ही बोलते हैं प्राथमिक या कृषि क्षेत्र। और द्वितीयक को ही क्या कहते हैं हम लोग? द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र, यही ना। और तृतीयक को क्या बोलते हैं हम लोग? तृतीयक या सेवा क्षेत्र। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र बाबू मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ था आप लोग जानते हैं? प्रकृतिक से जुड़ा रहता है। जैसे इसके अंदर आ जाता है हमारा खेती, मछली पालन, पशुपालन, ये सब प्राकृतिक में आएगा। और द्वितीयक में क्या बोलते हैं इसको? द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र बोलबे करते हैं। मुख्य रूप से इसमें क्या होता है बाबू? तो निर्माण और विनिर्माण होता है। निर्माण प्लस क्या होता है? विनिर्माण। इसमें यही होता है। आप लोग खेती किए, कौन अर्थव्यवस्था कौन क्षेत्र में आएगा खेती करना? मान लीजिए हम गेहूं उपजाए, गेहूं को लेके आए घर में, और गेहूं को मिल में लेके गए, आटा बना रहे हैं यदि, गेहूं को थ्रेसर में तैयारी कर रहे हैं, मिल में ले जाके आटा बनवा रहे हैं, ये कौन क्षेत्र में आएगा? द्वितीयक क्षेत्र में। अब वो आटा को पैक करके हम बाजार में ले जाके बेच दें, तो वो कौन क्षेत्र में आ जाएगा? सेवा के क्षेत्र में, तृतीयक या सेवा क्षेत्र। पहला क्षेत्र किससे जुड़ा हुआ था? मुख्य रूप से प्राकृतिक से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। प्राकृतिक से जुड़ी रहने के कारण इसको क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में होबे कहता है निर्माण और विनिर्माण होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र में हम लोगों की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। इसमें आ जाता है पुलिस, आ जाता है। पुलिस कैसे सेवा करता है जान रहे हैं? डॉक्टर आ जाता है, इंजीनियर आ जाता है, दुकानदार आ जाता है, बैंक आ जाता है, अस्पताल आ जाता है। अब देखिए हल्का सा आप लोग समझिए, सबसे ज्यादा लोग भारत में लगे हुए हैं कौन क्षेत्र में?
बिहार के तुलना में हम लोग बोल सकते हैं सबसे ज्यादा लोग कृषि में लगे हुए हैं या प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। लेकिन देश में सबसे ज्यादा इनकम कौन क्षेत्र से आता है? सेवा क्षेत्र से। तो सेवा क्षेत्र से सबसे ज्यादा देश में इनकम आता है कौन क्षेत्र से? सेवा क्षेत्र से। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे बात, ये तो हम लोग देखिए किस आधार पे अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया है? उत्पादन के आधार तो आर्थिक क्रिया या उत्पादन के आधार पे, आर्थिक क्रिया या उत्पादन के आधार पे कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। अब देखिएगा अर्थव्यवस्था के दुनिया में कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? अर्थव्यवस्था के दुनिया में 3 कितने प्रकार बोले जाते हैं? 3 प्रकार ना। दुनिया में कितनी प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार की ना। कौन कौन होता है वो बताइए तो? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रितवादी और चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा जानकार हैं इसके लिए। पहला है पूंजीवादी, या इसी को कहते हैं हम लोग पूंजीवादी या उदारवादी। उदारवादी। दूसरा कौन है बाबू? समाजवादी। दूसरा समाजवादी। और तीसरा में कौन होता है बाबू? मिश्रित। इसका एग्जांपल जानते हैं आप लोग? बहुत इजी है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उसको कहेंगे जिसमें उत्पादन का संसाधनों का मालिक कोई एक आदमी। एग्जांपल समझिए, कोई भी देश चल रहा है, पूरे देश में मान लीजिए कुछ ही गिने चुने लोगों का राज है। जैसे जैसे कोई कंपनी है, वो कंपनी क्या करेगी? खुद का सामान बनाएगी और खुद का लाभ के लिए सामान को बेचेगी। उसको जनता को नहीं देखना है, जनता खरीद पाएगा कि नहीं, जनता को महंगा पड़ रहा क्या, और उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी को क्या मुख्य उसका उद्देश्य क्या रहता है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना या लाभ कमाना। वो किसमें देखा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। इस अर्थव्यवस्था को ही कौन दिए हैं? अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे ना, यही एडम स्मिथ साहब जो दिए थे। वो अर्थव्यवस्था कौन सी थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक पूंजीवादी को कभी कभी क्या कहते हैं? उदारवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कुछ पूंजीपति लोगों का बोलबाला होता है, कुछ पूंजीपति लोगों का बोलबाला होता है। मतलब जिसके पास पैसा है वही पैसा लगाएगा, इन्वेस्ट करेगा, आगे बढ़ेगा, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। मान लीजिए दोनों को पढ़ेंगे तब इसका प्रभाव पड़ेंगे। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होती है? सरकार कंट्रोल करती है, पूंजीपति लोगों को भी ज्यादा बढ़ने नहीं देती है और गरीब लोगों को भी ज्यादा दबने नहीं देती है। कब्जा करके कौन रखता है? सरकार। शासन को कंट्रोल करके कौन रखता है? सरकार। मतलब कोई कंपनी ज्यादा पैसा नहीं लेगी, कोई सामान पे ज्यादा टैक्स वगैरह नहीं लगाएगी। मान लीजिए कोई कंपनी एक प्रोडक्ट पे 5 रुपया लग रहा है, वैसा नहीं करेगा कंपनी 10 में बेचेगा, नहीं। देखेगा जनता कितना सर्वाइव कर सकता है, उस हिसाब से मिला जुला के चलता है। मुख्य रूप से इसमें शासन का मालिक कौन होता है? समाजवादी में तो हम लोग बोल सकते हैं सरकार। और मिश्रित में क्या होता है कि दोनों तरह की व्यवस्था होता है। इसमें पूंजीपति भी लोग हैं और समाजवादी विचारधारा भी है। दोनों विचारधारा से बना कौन? मिश्रित। पूंजीवादी में आता है बाबू अमेरिका जैसे देश आएंगे, अमेरिका, जापान और ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया आता है। ठीक है। समाजवादी में हम लोग देखते हैं चीन, क्यूबा और एक हम लोग नाम सुनेंगे USSR। इसका विघटन कब होता है? हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है तो 1991 में ना। USSR यूनाइटेड ऑफ सोवियत स्टेट्स, रसिया था। ठीक है। तो इसका 1991 में क्या होता है? टूट जाता है। कितने देश में टूटा बाबू? 1991 में 15 देश में। 15 देश में। दुनिया का सबसे बड़ा देश अभी कौन है? रूस। ज्योग्राफी का है आप लोग का, सबसे बड़ा देश रूस है। मैप डग गया ना, वहाँ पर रूस। कोई बात नहीं, यहाँ पे था ना रूस। ये रूस से कितना देश टूट चुका है? 15 देश। अब तुड़ाया है कौन? अमेरिका। तुड़वाने में इसका जिम्मेदार कौन है? अमेरिका। इसीलिए दोनों में एकदम हमेशा रहता है, तानातानी बने रहता है, किसमें? रूस और अमेरिका में। तो ये पहले था। 1991 के बाद तो USSR खत्म हो गया। 1991 के बाद USSR क्या हो गया? खत्म हो गया। 1991 के बाद USSR सिर्फ क्या बच गया? रूस। 15 देश में टूटने के बाद। मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमारा देश आता है ना, भारत क्या बोला? अच्छा देखिए, एक अजब कहानी है। जब भारत आजाद हुआ, अमेरिका का कहना था कि नहीं आप ये अपनाइए पूंजीवादी, रूस का कहना था आप इसको अपनाइए, समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाइए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे तभी प्रधानमंत्री, वो दुविधा में थे किसका बात माने किसका नहीं माने। दोनों बड़ा बड़ा शक्ति है, ये दोनों का बात मानिए बोला जाता है। क्या अपनाए? मिश्रित। हमारे देश में पूंजीपति लोग भी रहेगा और समाजवादी व्यवस्था भी रहेगा, ताकि गरीब से गरीब लोग भी क्या करे? सर्वाइव कर सके। ऐसा हो कि कोई सामान पे पूंजीपति लोगों का बोलबाला है, पूरा एकदम खाने पीने का सामान में मान लो रेट ऊंचा कर दिया, तो आम लोगों का क्या होगा? तो गरीब भूखे मरेगा। उस समय की स्थिति कुछ अजब थी देश की। इसीलिए भारत कौन सा अर्थव्यवस्था को अपनाया है? मिश्रित। इसीलिए हम लोग बोलते हैं दुनिया में कितने तरह की अर्थव्यवस्था चलती है? तो 3। कौन कौन है वो? पूंजीवादी या उदारवादी। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, इस चीज को ध्यान देना। उदारवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी को ही कहते हैं हम लोग। ठीक है। तो एक पूंजीवादी या उदारवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित। एक क्विकली रिवीजन हम लोग देखते हैं। पहला जो अर्थशास्त्र किताब है,
इस अर्थशास्त्र बुक के लेखक कौन है बताइए तो? कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त ना। अर्थशास्त्र का मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं उसका मतलब क्या होता है बाबू? धन का अध्ययन। इस अर्थशास्त्र के लेखक कौन है तो? यह एक किताब लिखे थे, क्या नाम था? वेल्थ ऑफ नेशन। कब प्रकाशित किए थे? 1776। हम बताए एक बात आपको, उपनिवेश या कॉलोनी क्या होता है बताइए तो? जब कोई शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश पर कब्जा करता है तो उसी को उपनिवेश कहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर अपना कब्जा करके उसके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपने लाभ के लिए कर लेता है ना, यह उपनिवेश। और ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपनिवेशवाद। ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपनिवेशवाद। क्वेश्चन आए तो छूटेगा नहीं, एकदम कहानी की तरह लिखिए। चलिए क्या एक है कि आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होता है? वे सारी क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है ना। चलिए एक विद्वान थे रॉबर्ट ब्राउन, वह क्या बोले थे? अर्थव्यवस्था क्या है? जीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अच्छा उसी में दूसरा एक थे, ये कौन? लेविस का थे ना, आर्थर लेविस। ये क्या कहे थे? कोई भी राष्ट्र में मतलब कोई व्यक्ति वो संसाधन का प्रयोग करेगा। कोई भी राष्ट्र में कोई भी देश मतलब उसी देश का व्यक्ति संसाधन का प्रयोग करेगा। हाँ, अपने देश का हित के लिए क्या करना है? प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना है ना। चलिए देखते हैं अर्थव्यवस्था क्रिया या उत्पादन। अच्छा अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रिया या उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की थी बाबू? 3 प्रकार की। कौन कौन सी बताइए तो? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक और किस नाम से जानते हैं? कृषि। अच्छा कृषि क्षेत्र में। द्वितीयक को औद्योगिक क्षेत्र में। तृतीयक को सेवा क्षेत्र। प्राथमिक ज्यादातर किस पे निर्भर करता है? कृषि पर ना। और द्वितीयक निर्माण और विनिर्माण। ठीक है। अच्छा अब हम आपसे पूछते हैं, आप लोग हमको बताइए। हम जा रहे हैं मकान बनाने, बड़का बिल्डिंग बनाएंगे, कौन क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तृतीय क्षेत्र। कैसे बिल्डिंग में? बिल्डिंग बनाने वाला ना। हाँ बना रहेगा तो हम बिजली उत्पादन कर रहे हैं। बिजली आपके घर तक पहुंचा, सरकार दिया, उसके बदला पैसा लिया, वो सेवा हुआ। लेकिन जहाँ बिजली बन रहा है वो द्वितीय का आएगा ना। अच्छा हम कोयला खनन कर रहे हैं, जमीन से कोयला निकाल रहे हैं, द्वितीय। खनन किस में आएगा? प्राकृतिक या प्राथमिक क्षेत्र में आएगा ना खनन। ठीक है ना। कोयला को जाके मशीन में क्रश करेगा, कुछ करेगा, बना के वो जाके किसमें? द्वितीयक में। कोयला ले जाके आपको बेच दिए, तृतीयक। देखिए एक ही चीज में तीनों है ना। कोयला जमीन से निकाल रहे हैं तो प्राथमिक या प्राकृतिक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र। और कोयला को मशीन में कर रहे हैं द्वितीयक। और कोयला ले जाके आपको बेच दिया तृतीयक। अब दुकान खोल के बैठे हैं हम कौन क्षेत्र में काम कर रहे हैं? तृतीय क्षेत्र में। आटा पीस रहे हैं, गेहूं जा रहे हैं जाके खेत में, प्राथमिक क्षेत्र। किसी को कंफ्यूजन है कोई भी क्षेत्र तो पूछिए, हम प्रयास करेंगे आपको जवाब देने का। दुकान कहाँ खोले? दुकान खोलेंगे, कहाँ खोलेंगे? चलिए अच्छा दुनिया में कितनी तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है बाबू? बोला जाता है 3 प्रकार की ना। हम लोग जब पढ़ते हैं ना, हम लोग के टॉपिक में आता है इकोनॉमिक्स में, हम अपने लेवल की बात कर रहे हैं। एक और अर्थव्यवस्था आता है, 2 तरह की बोलते हैं, खुली और एक बंद। खुली अर्थव्यवस्था जो देश दूसरे देश के साथ व्यापार करते हैं उसको कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था वाला देश। और बंद अर्थव्यवस्था वाला देश जो देश दूसरे देश के साथ व्यापार नहीं करता उसको कहते हैं क्या? बंद अर्थव्यवस्था। ठीक, ये हम लोग का टॉपिक है। लेकिन फिर भी आप लोग समझ गए ना खुली अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था क्या है? जो देश दूसरे देश के साथ व्यापार करेगा अजीब होगी उसे कहेंगे वाह चालाक है आप लोग। समाजवादी अर्थव्यवस्था 1991 से पहले कौन था? यूएसएसआर। हाँ सॉरी हमसे गलती हो गया, यूएसएसआर था 1991 से पहले। 1991 के बाद वो बना है क्या? कितने देशों में टूटा? 1991। चलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन देश में? भारत या हम लोग के आसपास का जो भी पड़ोसी देश है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही मानने वाले देश है। चलिए अब देखते हैं। अच्छा आपके बुक में दिया हुआ आर्थिक वृद्धि अगला है आर्थिक वृद्धि। हाँ किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्थिक वृद्धि। अगला टॉपिक क्या था बाबू? आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि क्या है? बोला जा रहा है किसी देश के किसमें वृद्धि? जीडीपी। जीडीपी में क्या होना? वृद्धि होना। यही क्या है? आर्थिक वृद्धि। जीडीपी का आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे? सकल, हाँ ग्रॉस एंड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अगला चैप्टर पूरा जीडीपी का ही है, पूरा ढंग से पढ़ेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो गारंटी नहीं होगा। ठीक है चलिए आर्थिक वृद्धि क्या है? किसी देश के किस चीज में वृद्धि? जीडीपी में वृद्धि। अगर यदि किसी देश के जीडीपी में वृद्धि होगा तो वो क्या माना जाएगा? आर्थिक वृद्धि। जीडीपी चैप्टर 2 में अच्छा से समझेंगे।
चलिए आर्थिक विकास, अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता ढांचा का स्तर प्राप्त करना आर्थिक विकास कहलाता है। अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता ढांचा का विकास करना। चलिए आगे है अगला सतत विकास। अच्छा, आर्थिक विकास का लक्ष्य है बाबू, आर्थिक विकास जो बोले उत्पादकता, अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता ढांचा का विकास करना, आर्थिक विकास। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं बाबू? बीमारी वगैरह से लड़ना, देश के लिए अपने क्षेत्र में अच्छा काम करना, बीमारी से लड़ना, कुपोषण को खत्म करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, मेडिकल हमारे क्षेत्र में ज्यादा हो, यही है क्या? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास किससे संबंधित है? हाँ, सरकारी समाज, देश का विकास होता है। कहीं रोड बढ़ेगा तो विकसित होगा, रेलवे लाइन ज्यादा रहेगा तो विकसित होगा, मेडिकल शिक्षा स्तर रहेगा अच्छा तो क्या होगा? विकसित होगा। मेडिकल अगर अच्छा रहेगा, मेडिकल व्यवस्था, तो देश क्या होगा? डेवलप करेगा। वही सब चीजों से संबंधित है क्या? आर्थिक विकास। एक है बाबू सतत विकास, बहुत अच्छा टॉपिक है, सतत विकास। सतत विकास। आप लोग का हम एक क्वेश्चन देख रहे थे सुबह का, एक ब्रूटलैंड आयोग करके था ना? हाँ, ब्रूटलैंड आयोग। ये ब्रूटलैंड आयोग ही दिया था किसको? सतत विकास की अवधारणा को। कौन दिया था? यही ब्रूटलैंड आयोग। अच्छा, इसकी गठन हुआ था, आज ही लिखे हैं बाबू, 1983 में, और 87 में अपना रिपोर्ट दिया था। 1983 में इसका क्या हुआ? गठन। और ये अपना रिपोर्ट कब दिया? 1987 में। क्या दिया अपना? रिपोर्ट दिया ना, ब्रूटलैंड आयोग। अच्छा, सतत विकास क्या है आप लोग जानते हैं? सतत विकास ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना सके, हाँ, जो कि क्या रहे? टिकाऊ बना रहे और लंबे समय तक जाए ना। इसी में हम लोग कभी कभी बोलते हैं भविष्य के लिए भी सुरक्षित रखना चीजों को, वही ना सतत विकास, उसी में आएगा ना। ऐसा विकास जो जारी रह सके, लंबे समय तक चल सके। ये वाला क्वेश्चन हम देखे थे आप लोग का ऑब्जेक्टिव में आया था इस पिछली बार, कोई भी एसएसटी का पेपर में आप लोग आया है? हाँ। तो ब्रूटलैंड आयोग ही किसकी अवधारणा दिया था? सतत विकास। ब्रूटलैंड आयोग अगर ये पूछा तो इसका डेट भी तो पूछ सकता है। 1983 में इसका गठन हुआ, 87 में क्या दिया अपना रिपोर्ट। सतत विकास का काम क्या है बाबू? लक्ष्य क्या है? ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। तो इसी में गांधी जी एक बात बोलते हैं, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। क्योंकि इसलिए कहते हैं, मान लीजिए अगर यदि हमारे पास जो भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका पूरा उपयोग कर लिए, आने वाला पीढ़ी को क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, फिर उसको दिक्कत होगी ना। दिक्कत में या तो सर्वाइव करेगा या तो नहीं भी कर सकता है। इसीलिए गांधी जी यह बात को बोले थे कि हमारे लिए पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए, झोला भरने के लिए नहीं है कुछ। चलिए अगला है योजना आयोग, यानी प्लानिंग कमीशन। भारत में योजना आयोग का गठन बताइए आप लोग कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। 1915 बोल दिया, देखो 50 बोले। अरे 1950, हाँ 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 का जब यार आप लोग सब जान रहे हैं। योजना आयोग, इसका एक मजेदार कहानी है। इसको क्या कहते हैं? प्लानिंग कमीशन। हाँ, प्लानिंग। चलिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ बाबू? इसका गठन स्थापना या गठन 5 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। उस समय हमारे नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। 15 मार्च था। हाँ, 15 मार्च। हाँ, ठीक है, 15 मार्च 1950 प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। और ये क्या था? योजना, आगे आने वाले 5 साल के लिए योजना बनाना कि देश में अगले 5 साल क्या करना है, एक लक्ष्य लेके। बोला जाता है जब तक आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं रखिएगा, आपको लक्ष्य मिलेगा नहीं, पूर्ति नहीं कर पाइएगा। बिना लक्ष्य का जीवन भी सार्थक नहीं है। आपके जीवन में लक्ष्य नहीं है, हमको आगे क्या करना है, आप क्या आगे अपने रास्ता बढ़ सकते हैं आगे नहीं ना। अभी आपका लक्ष्य क्या है? हमको बोर्ड का एग्जाम क्लियर करना, अच्छे से अच्छे नंबर से निकालना ना, ये आपका लक्ष्य है। बोर्ड दीजिएगा, हो सकता है किसी का लक्ष्य होगा हम बियाह करेंगे, मैं बियाह करना लक्ष्य है। किसका लक्ष्य है बताओ तो? इंटर अच्छा से करना है, अभी तो बताएगा नहीं बताएगा। ब्रिटेन से आने का कोहिनूर हीरा, नहीं राजकुमारी को भी अच्छा क्या लाएगा? नहीं कोहिनूर हीरा होने का लाना है, एजेंट बनेगा, एजेंट। चलिए एजेंट बन के अपना लक्ष्य होता है ना। आप मैट्रिक के 2 साल बाद आप लोग इंटर का एग्जाम दीजिएगा, ये आपका लक्ष्य रहेगा। उसके बाद जरूर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा, किसी का लक्ष्य होगा यूपीएससी, बीपीएससी, दरोगा, बिहार पुलिस या कोई भी सिविल सर्विस। अपना अपना लक्ष्य होगा, उसका पूरा करना होगा। पूरा करने के लिए अपना प्रयास कीजिएगा। वही था बाबू, योजना आयोग वही था। अपना कुछ योजना बनाना कितने सालों के लिए? 5 साल के लिए।
डिस्टर्ब हो जाएगा। योजना आयोग कितने साल का लक्ष्य बनाना था? 5 साल। और 5 साल का लक्ष्य बना के देश में विकास के लिए काम करना था, यही था योजना आयोग का काम। इसे कहानी सुनिए। जब तक ये 1950 से कब तक चलता है बाबू? 2014 तक। लेकिन 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं और 15 अगस्त को लाल किला से भाषण देते हैं और वहां पे बोलते हैं कि हम योजना आयोग को क्या करेंगे? नीति आयोग। योजना आयोग को खत्म करेंगे। तो योजना आयोग के स्थान पे क्या आएगा? नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग। इसका गठन होता था बाबू 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 से। अब योजना आयोग के स्थान पे क्या बना है? नीति आयोग। कब से बना है? 1 जनवरी 2015 से। कौन लाए हैं इसको? ये महात्मा गांधी बोल रहे हैं। अच्छा, मोदी जी बोले हैं। ठीक है। 2014 में ये योजना आयोग को खत्म करके क्या लाया गया है? नीति आयोग। नीति आयोग लाया गया। कब से लागू हुआ बाबू? 1 जनवरी 2015 से। और अभी भी क्या चल रहा है? नीति आयोग। नीति आयोग ही चल रहा है। चल, इसके बाद है बाबू महात्मा गांधी को पहली पंचवर्षीय योजना का समय हम लोग को कोई बताइए तो हमको। पहली पंचवर्षीय योजना का 1951 से 1951 से 56। बहुत बढ़िया। पहली पंचवर्षीय योजना रहती है 1951 से 56। ये लगातार चलती है। बीच में 3 बार इसमें रुकावट आती है। ठीक है। 66 से 69 रहता है और एक 78 से 80 रहता है। उसके बाद भी एक 90 के आसपास में, मतलब 3 बार रहता है कि ये काम नहीं करता है, मतलब इसको रोका जाता है कुछ दिन के लिए। और अंतिम योजना पंचवर्षीय योजना कौन सी रहती है? 12वीं पंचवर्षीय योजना। वो कब से कब तक रहता है? ये तो 2012 से 17 रहता है ना। हाँ, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से 17 रहता है। देखिए यहाँ पे 12वीं 2012 से 17। ठीक। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रहता है? 2012 से 2017। क्या ये अपना पूरा कर पाता है टाइम? नहीं। ये 12वीं पंचवर्षीय योजना अपना टाइम पूरा नहीं कर पाता है क्योंकि ये कब खत्म हो चुका है? 2014 में इसको खत्म कर दिया गया। योजना आयोग के स्थान पे क्या आया है? नीति आयोग। नीति आयोग। चलिए, ये टॉपिक हमारा खत्म हुआ। एक है बाबू राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना। तो बता सकते हैं डेट? 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952। बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई है? 6 अगस्त 1952। इसका एक टॉपिक और है, इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं। सभी राष्ट्रों के राज्य के मुख्यमंत्री इसका क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष। हम क्या बोले? राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या था बाबू? राष्ट्रीय विकास परिषद कब स्थापना होता है? कब होता है? 6 अगस्त 1952। परिषद कब हुआ? 6 अगस्त। ये 1400 बोला ये? 1900। हमरो गलती करवा रहा है। 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद। इसमें क्या बोले कि सभी राज्य के मुख्यमंत्री क्या होते हैं इसमें? पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष। अध्यक्ष मतलब समझ रहे हैं ना? जो हेड होता है तो उसमें अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 में। आपका क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं बाबू। आगे है टॉपिक मौद्रिक विकास। बहुत इजी टॉपिक है। इसको हम लोग मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं मौद्रिक विकास। हम लोग क्या पढ़े बाबू? आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि कहने का मतलब क्या है? जीडीपी में वृद्धि करना। जीडीपी में वृद्धि करना ही क्या है हमारा? आर्थिक वृद्धि कहलाता है ना। अच्छा, आर्थिक विकास क्या था बताइए तो, माने आप लोग को। हाँ, सरकारी चीजों में बढ़ावा, विकास करना। देश को विकसित करने के लिए सरकारी चीजों को मुख्य रूप से हम लोग सरकार विकास कर रही है ज्यादातर, तो इसीलिए बोल सकते हैं सरकारी चीजों को बढ़ावा देना। रोड का बनना, शिक्षा का स्कूल बनना, रेल लाइन बैठ गया, हॉस्पिटल बैठ गया। अच्छा, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी योगदान दे सकता है बाबू। जैसे मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर का कोई कंपनी है, वो भी अगर बढ़ रही है, कंपनी बड़ा होगी, उसमें भी तो योगदान मिलेगा ना। तो आर्थिक विकास था हमारा। ठीक है। सतत विकास की अवधारणा कौन आयोग दिया था? सतत विकास की अवधारणा। सतत विकास क्या था? जो भावी पीढ़ी के लिए, आगे अगली पीढ़ी के लिए भी बना है ना, यही था सतत विकास। अच्छा, सतत विकास की तो ये दिया था। गठन कब हुआ था? 1983 में। रिपोर्ट कब दिया था? 1987 में। समझ गए? पहला क्या था? योजना आयोग। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लानिंग। गठन कब हुआ था बताओ? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। बहुत बढ़िया। 15 मार्च 1950 में। अच्छा, योजना आयोग को नीति आयोग में कौन बदले? अरे मोदी जी बोलो, प्रधानमंत्री है। मोदी जी ना कब बदले हैं? 2014 में घोषणा की कि योजना आयोग क्या होगा? समाप्त। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पे क्या आ गया बाबू? नीति आयोग। आयोग आ गया ना। चलिए,
अच्छा, पहला योजना आयोग का ये क्या लिखा हमको बताइए तो? पहला पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक था? 51 से 56। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2012 से 17। लेकिन ये पूरा हुआ आधे में खत्म हो गया ना। अच्छा, पंचवर्षीय योजना में कितना बार बीच में रुकावट आया? 3 बार। 3 बार आया ना। चलिए ठीक है, आप लोग तो यही इनफ है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? अच्छा, होशियार हो गए। 6 अगस्त 1952। चलिए, अच्छा इसमें कौन रहते हैं? पदेन सभी राज्यों के कौन रहते हैं? मुख्यमंत्री रहते हैं। पदेन। चलिए, मौद्रिक विकास के बारे में देखते हैं। एक छोटा सा कहानी है ना, इसमें एक कहानी रहता है, आप लोग पढ़े होंगे, मौद्रिक विकास। देखो कुछ ना उठा पाने का कहानी रहता है। कोई सेना का जनरल रहते हैं, बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो पहले करना पड़ता था लोगों को ना। एक कहानी दिया था काफी समय पीछे इसका इतिहास रहा है। शुरुआती समय में मानव जब खाना बदोश था, तभी उसे मुद्रा जैसी किसी वस्तु या चीज का आवश्यकता नहीं थी। जब मानव खाना बदोश था, मतलब उसको ज्यादा मतलब नहीं था, सिर्फ खाना खाना रहना है। उस समय मुद्रा जैसी किसी चीजों की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मानव जब धीरे धीरे सभ्य हुआ और जनसंख्या में भी वृद्धि आई, तब मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। तब मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति वस्तु विनिमय यानी कि अदला बदली से शुरू किए ना। जब मानव क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, मानव क्या हुआ, सभ्य होने लगा ना। सभ्य हुआ तो उसके बाद ये कौन सी प्रणाली अपनाया? पहला वस्तु विनिमय। इसका मतलब क्या था बाबू? हम लोग अपनी भाषा में बोल सकते हैं अदला बदली या बदला बदली ना। एक सामान देके बदला बदली बोल लो। अदला बदली ठीक तो था। बदला बदली ना, एक सामान देके दूसरे सामान को लेना। जैसे हम लोग भुट्टा देके चोरा के बचपन में बड़ा खाते थे, वो क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली। बदला बदली किए ना, ठीक है। अच्छा देखिए क्या बोला, जब मानव सभ्य हुआ तो इसको क्या हुई? आवश्यकता बढ़ने लगी। जनसंख्या में वृद्धि आई तथा मानव की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। मानव अपने आवश्यकता की पूर्ति वस्तु विनिमय प्रणाली की शुरुआत से हुआ। समय बीतता गया, मानव और सभ्य हुआ, उसकी आवश्यकताएं बढ़ने लगा तथा परेशानी से बचने और समय को बचाने को उद्देश्य से धीरे धीरे मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुआ और सरकार की स्वीकृति तथा जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा। बहुत अच्छा बात है बाबू कि सरकार की स्वीकृति, सरकार की यानी अपना मन मान लिया। हाँ, स्वीकृति और क्या बोले थे? जनता का विश्वास से ना। सरकार की स्वीकृति और जनता के विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा। सरकार की स्वीकृति और जनता का विश्वास से क्या होने लगा बाबू? मुद्रा का चलन होने लगा। सरकार की स्वीकृति और जनता का विश्वास से मुद्रा का क्या होने लगा? चलन। बहुत अच्छा बात। एक छोटा सा कहानी था, लेकिन यहाँ पे आप सब्जेक्टिव में, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी में पूरा लिख सकते हैं ना कि मुद्रा का विकास कैसे होगा। शुरू में मानव जब खाना बदोश था, उसको मुद्रा जैसी किसी चीज की आवश्यकता थी नहीं थी। लेकिन मानव सभ्य हुए तो उसको आवश्यकता हुई चीजों को अदला बदली करने की ना। तो शुरुआत में कौन सी सब हुआ? तो कौन सी? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब क्या होता है वो? अदला बदली। अच्छा, जब हाँ भुट्टा से बर्फ खाए जब और आदमी सभ्य होने लगा तो कितना कभी कभी सुने होंगे हम लोग के भी, मतलब बहुत जो दादा परदादा होंगे, सामान लेके जाते थे, धान झोला में भर के लेके जाते थे और उधर से फिर हटिया उटिया करके सामान लेके आते थे ना। पहले क्या होता था, एक सामान देता था, धान, अगर यदि आपको धान चाहिए, मेरे पास गेहूं है, हम आपको उस हिसाब से गेहूं दिए, आपसे क्या लिए? धान। अब सब्जी लेना है, सब्जी वाला भेड़िए कुछ कोई धान देके सब्जी लेगा, कोई गेहूं देके सब्जी लेगा, किसी के पास और कुछ होगा तो और कुछ देके सब्जी लेगा। वो सब्जी बेचने जाएगा, पगला जाएगा, प्रोटीन धान है, गेहूं है, कुछ कुछ। शुरुआत में तो इंसान निप गया, लेकिन जैसे इंसान डेवलप करने लगा, आज के डेट में बोलेगा एक बोरा लेके जाओ धान, हटिया करके आना, लेके जाएगा कोई? पॉकेट में पैसा दो, इधर 200-400-500 जो है जाते हटिया करके आते हैं ना। तो वही जब मानव सभ्य होने लगा, उसको किसकी आवश्यकता पड़ने लगी? मुद्रा जैसी कोई चीज की। तो मुद्रा का चलन हुआ। तो कैसे हुआ वो? अच्छा तो दिया कि सरकार की स्वीकृति, मतलब सरकार उसको मान्यता दिया और किसके विश्वास से? जनता का विश्वास से मुद्रा का चलन होने लगा। बहुत अच्छा बात है। सरकार की स्वीकृति और जनता का विश्वास से किसका चलन होने लगा? मुद्रा। चलिए, मुद्रा विस्तार की संक्षिप्त कहानी किताब की भाषा में। चलिए, पहला कौन आया? वस्तु विनिमय प्रणाली। आपके बुक में जैसे दिया है, पहला कौन आया? वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको समझ लिए। दूसरा बाबू मौद्रिक प्रणाली, मुद्रा के बदले वस्तुओं का खरीदना। दूसरा क्या है? मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली आप समझ पा रहे हैं? मौद्रिक मतलब क्या है? मुद्रा के बदले सामान खरीदना। हम आपको पैसा दिए, आपसे सामान लिए,
आप किसी को पैसा दिए उससे सामान खरीदे, वो क्या है? मौद्रिक प्रणाली। तीसरा बाबू बैंकिंग प्रणाली, तो समझिए तीसरा क्या आता है? बैंकिंग प्रणाली। ये वस्तु विनिमय समझ गए, मौद्रिक प्रणाली समझ गए। बैंकिंग प्रणाली क्या है समझिएगा। बैंक के माध्यम से चेक द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन, बैंक में पैसा जमा या निकासी करना, वो क्या है? बैंकिंग। बैंकिंग प्रणाली, बैंक में हम लोग क्या किए? पैसा जमा किए या पैसा निकाले, वो क्या कहलाया? बैंकिंग प्रणाली। चौथा बाबू कोर बैंकिंग प्रणाली, बैंक द्वारा व्यक्ति के खाता से दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसा का भेजा जाता है, हस्तांतरण। जैसे आप गए अपना खाता में पैसा रखे, अपने खाता से पैसा उठाए, वो क्या है? बैंकिंग प्रणाली में आएगा। ठीक, लेकिन आप गए, आपका पापा बोला लो 5,000 टका हमारा खाता में जाके जमा कर दो, अब पापा खाता में जमा करने गया, या पापा वहां पे कमा रहे हैं और वो वहां से भेजे आपके खाता में भेजे, वो किस में आएगा बाबू? कोर बैंकिंग प्रणाली। किस में आएगा? कोर बैंकिंग प्रणाली। ठीक है, अगला बाबू एटीएम प्रणाली, अगला है उसके बाद डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। चलिए इतना पूछ चुके हैं, समझ चुके हैं। वस्तु विनिमय तो सबसे आसान, अदला बदली। मौद्रिक प्रणाली तो आज सबसे ज्यादा वही चल रहा है। हम लोग पैसा रखते हैं, सामान खरीदते हैं, सामान के बदले पैसा या पैसा के बदले सामान। ठीक है, बैंकिंग प्रणाली, अपने खाता में पैसा जमा किए और उठाए, वो है बैंकिंग प्रणाली। अच्छा, कोर बैंकिंग प्रणाली क्या हो गया बाबू? एक जगह से दूसरे जगह, एक बैंक से दूसरे बैंक। हम लोग इसमें यूज करते हैं अभी पेटीएम वगैरह, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, सब किस में माना जाएगा? कोर बैंकिंग प्रणाली। मेरे मोबाइल में मेरे अकाउंट में पैसा है, हम मार दिए, किसी का स्कैनर में भेज दिए, मेरे अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में चल गया डायरेक्ट, वो क्या है? कोर बैंकिंग प्रणाली। इसके बाद 3 चीज आएगा बाबू, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ना। एक कौन आएगा? एटीएम। आप लोग फुल फॉर्म बताइए। वाह, बहुत बढ़िया, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। उसके बाद दूसरा क्या है बाबू? डेबिट कार्ड। और तीसरा क्या था बाबू? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड। चलिए, एटीएम का मतलब तो वो होता है बाबू, एक बड़का सा मशीन रहता है, उसमें आप अपना एटीएम कार्ड लेके जाइएगा, स्वैप करके उसमें से पैसा निकलता है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा समझिएगा, बहुत इजी चीज है, अपने लाइफ से जुड़ी हुई है। डेबिट कार्ड क्या होता है बाबू? अपना आप जब खाता धारक होइएगा तो आपको बैंक देगा एगो कार्ड, देता है ना, प्लास्टिक का कार्ड रहता है ना, उसमें क्या होता है? आपके खाता से लिंक रहता है, तो बोल सकते हैं मेरे खाता में यदि 5,000 रुपया है, हम डेबिट कार्ड से कहीं से भी एटीएम रहेगा, एटीएम से 5,000 रुपया निकाल सकते हैं। तो डेबिट कार्ड में रखा हुआ पैसा हम किससे निकाल सकते हैं? एटीएम से। एटीएम बड़ा सा मशीन रहता है, एटीएम से हम लोग पैसा कड़िया नोट देता है, एकदम नया नया सब आता है एटीएम से ना। एटीएम से पैसा किससे निकालते हैं? डेबिट कार्ड के माध्यम से। डेबिट कार्ड में क्या होता है बाबू? जो हमारे पास पैसा रहता है, इसमें हम क्या कौन पैसा यूज करते हैं? हमारा अपना पैसा यूज करते हैं ना, पैसा अपना पैसा। क्रेडिट कार्ड क्या होता है बाबू? कि बैंक कुछ लिमिट देती है, आप अगर यदि बैंक से अच्छा लेन देन कीजिएगा, बैंक आपको लिमिट देती है, इसे एक तरह से लोन है या साख कहा जाता है, इसको साख, ऋण को साख कहा जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र में तो बैंक कुछ लिमिट देती है। बैंक क्या देती है? कुछ क्या? ठीक है सर, आप अच्छा आदमी है, ढेर लेन देन करते हैं, लीजिए आपको दिए 50,000 का लिमिट, 50,000 का क्या दिया हम? लिमिट। आपको आपके खाता में 1 टका नहीं रहेगा, फिर भी आप 50,000 का सामान ले सकते हैं। 50,000 हम दिए आपको लिमिट, वो साख कहा जाता है। ये किस पे मिलता है हम लोग को? क्रेडिट कार्ड पे। इसका हम लोग यूज कर लेते हैं, निश्चित समय दिया रहता है हर बैंक का अपना अपना, आमतौर पर 3 महीने के अंदर फिर हम लोग बैंक को दे देते हैं। इसमें हम लोग को कोई ब्याज वगैरह नहीं लगता है। ये क्या है? हमारा क्रेडिट कार्ड। कुछ इस तरह का मुद्रा प्रणाली अभी चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और कोई प्रणाली है मुद्रा चलने का? नहीं ना, लगभग यही है। समझ में आया सबको? हम कुछ पूछे? कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है बताइए तो? एक खाते से दूसरे खाते में पैसा का ट्रांसफर करना, एक आदमी खाते से दूसरे आदमी खाते में भेजना ना। अच्छा, एटीएम एक छोटा सा मशीन होता है, मशीन रहता है, उसमें अपने खाते का पैसा जाके एटीएम कार्ड के द्वारा निकाल जाते हैं ना। एटीएम कार्ड कैसा होता है? प्लास्टिक का बना कार्ड होता है। चलिए, आधार कार्ड के जैसा। चलिए अगला है बाबू राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। छोटा थोड़ा सा दिया हुआ, चूंकि चैप्टर 2 में आपका राष्ट्रीय आय बहुत है ना। राष्ट्रीय आय क्या होता है बाबू बताइए तो? राष्ट्र का है, राष्ट्र का एक साल हमेशा 1 साल लगा देना। जब भी राष्ट्रीय आय बोले तो 1 साल लगा देना। 1 साल में उत्पादित, किसी देश की 1 साल में उत्पादित अंतिम वस्तुओं का मूल्य कहा जाता है ना। किसी देश में 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। चलिए, राष्ट्रीय आय आप लोग को अच्छा से हम बताएंगे, अगला चैप्टर है, इसके लिए दिक्कत नहीं है। अगला राष्ट्रीय आय मतलब क्या हो? जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद
एक होता है पीसीआई। बताइए पीसीआई क्या होता है? पर कैपिटल पर कैपिटल इनकम। कैपिटा, पर कैपिटा, कैपिटल होगा ना? नहीं कैपिटा, पर कैपिटा इनकम। इसको हिंदी में कहते हैं प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय। व्यक्ति आय। आय, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति का आय क्या होता है बाबू? प्रत्येक व्यक्ति का आय। एक आदमी का आय। अच्छा बताइए, आप कुछ रुपया कमा रहे हैं, लेकिन सरकार के घर में आज अगर यदि बिहार से है आप, तो बिहार सरकार कहती है आपका भी प्रति व्यक्ति आय 24-25 के हिसाब से कितना है? 76,490 रुपया। 2024-25 में आपका आय कितना था? 76,490 रुपया। देश का तो और है 1,18,000। भारत सरकार कहती है हमारे यहाँ प्रत्येक आदमी का आय कितना है? 1,18,000 के लगभग। हम लिख के लाए हैं 1,18,000, 1,08,000 के लगभग 24-25 में। अब बिहार सरकार का प्रति व्यक्ति आय 76,490। हाँ आपका महीना का हाँ महीना का हाँ नहीं साल का होता है वो। 76,000। हाँ हाँ हम लोग जो एक साल गुजरा 76,000। हाँ आपका आय कितना था? 76,000। ठीक है, बिहार सरकार कहती है। भारत सरकार का 1,08,000। देखिए बाबू हम बताते हैं और बहुत अच्छा से समझाते हैं आपको घर की भाषा में। प्रति व्यक्ति आप लोग जानते भी होंगे, शायद पहले बताए भी हैं। आपके घर में कौन कमाते हैं? मेरे घर में मेरे पापा कमाते हैं। ठीक है, मेरे पापा कितना कमाते हैं? तो मान लीजिए 12,000 रुपया पर मंथ कमाते हैं। एक साल में मेरे पापा कमाए 1.5 लाख रुपया। एक साल में मेरे पापा कितना कमाए? 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, लाख रुपया। हम लोग तो बैठ के खाए, घर में हम लोग हैं 10 आदमी, एग्जाम्पल 10 आदमी। हम लोग क्या किए? पापा कमाए, हम लोग बैठ के खाए। लेकिन गवर्नमेंट जब आएगी, हम लोग का प्रति व्यक्ति आय निकालेगी, कहेगी आपके घर में कितना आया एक साल में इनकम? तो हम बताएंगे 1.5 लाख। कहेगा आपके यहाँ टोटल आदमी कितना है? तो हम कहेंगे 10 आदमी। वो क्या करेगा? 1.5 लाख को 10 आदमी से भागा दे देगा। 1.5 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000। ठीक, हम कितने आदमी हैं? 10 आदमी। तो इसको भागा दे देंगे 10, इसको इससे एक से कटेगा, कितना बचा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना बचा? 15,000। तो मतलब हमारे घर का प्रत्येक आदमी कितना कमा रहा है? 10 आदमी में से प्रत्येक आदमी बराबर कितना कमा रहा है? 15,000। ये सरकार की नजर में ये कौन बात करता है? पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। हमारे घर में प्रत्येक आदमी कितना कमा रहे हैं? बोल रहा है सरकार कि आप लोग कितना कमा रहे हैं? 15,000। लेकिन हमने कुछ कमाया नहीं कमाया, सारा कमाए पापा। हम तो बैठ के खाए। लेकिन सरकार क्या बोली? आपका पर कैपिटा इनकम कितना है? 15,000। उसी तरह हम अभी बोले आपको कि बिहार के प्रति व्यक्ति का इनकम 24-25 में कितना निकाली है बिहार सरकार? 76,490। 2024-25 में बिहार का कितना है बाबू? 76,490। आपका जो किताब है 2008-9 का छपा हुआ है, 2008-9 का छपा हुआ, उसमें डाटा 2001 का दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा डाटा बहुत कम होगा। वो 2001 का डाटा हमने अंदाज से 100 में होगा 2-2,500 के आसपास था। अभी बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 76,490। हालांकि आप लोग में नहीं बनना चाहिए क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अपना याद रहना चाहिए, अपना जानकारी के लिए। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय समझे? प्रति व्यक्ति आय सरकार क्या कहती है? हर व्यक्ति क्या करता है? हर व्यक्ति का कुछ न कुछ आय। अच्छा, इससे क्या पता किया जाता है? तो देश की स्थिति पता किया जाता है। देश विकसित है कि विकासशील है, देश का स्थिति क्या है? प्रति व्यक्ति आय से इसको पता किया जाता है। प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी दोनों से बाबू एक देश की स्थिति पता किया जाता है। विकसित विकासशील आप लोग सुने हैं ना, अभी जस्ट आगे है, तो इसी से पता किया जाता है। कोई देश में अगर पूरे बहुत सारा पैसा आ रहा है, आदमी में गरीबी नहीं है, तो वो देश किसमें गिना जाएगा? विकसित है। कोई देश है जिसमें गरीबी है, पैसा उतना नहीं है, लोगों के पास दिक्कत है रहने खाने में, विकास कर रहा है, विकास के रास्ते पे है, तो किसे कहे? विकासशील है। पूरा प्रो है आप लोग। चलिए, पीसीआई जान गए। इसका एक अच्छे बताओ बाबू, राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। पीसीआई का सूत्र क्या था बाबू? राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटे प्रति व्यक्ति आय कुल जनसंख्या करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? प्रति व्यक्ति आय। जैसे हम अपना घर का बताए ना, और भारत सरकार क्या कहती है? भारत सरकार का हमारा पूरा देश हमारा घर है। तो राज्य सरकार क्या कहेगी? पूरा राज्य हमारा घर है। उसी तरह देश का निकालने के लिए क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय, मतलब पूरे देश का आय बटे पूरे देश की जनसंख्या कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा बाबू? प्रति व्यक्ति आय। इसका फॉर्मूला होता है। आपका क्वेश्चन प्रबल यहाँ से बनने की संभावना रहती है, और बनेगी, लगभग बनेगी यहाँ से क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव में चाहे सब्जेक्टिव में बनेगा, गारंटेड है यहाँ से बनेगा। चलिए देखते हैं, एक आगे की छोटी सी बात आपका बुक से लिया है बाबू। विश्व बैंक की वर्ल्ड बैंक विश्व विकास रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2014 में
एक रिपोर्ट के माध्यम से दो प्रकार का देश बताया, विकसित और विकासशील। हाँ, विकसित और बताया, ये धारणा बताया है वर्ल्ड बैंक। बैंक। कौन सी बताया? विकसित और विकासशील। अच्छा, 2004 में जिस देश का प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 से ऊपर था वो कहा गया विकसित, और जिस देश का 4,000 से नीचे या 37,000 से भी नीचे रहेगा वो क्या कहलाएगा? विकासशील। प्रति व्यक्ति आय की बात करें, ये सर्वे किया था कौन? ये डाटा दिया कौन? वर्ल्ड बैंक। पूरा दुनिया का बैंक है बाबू, पूरा दुनिया को लोगों में बढ़ती रहती है। यही सर्वे किया कब? 2004 में। कब? 2004 में। दो तरह की अर्थव्यवस्था होता है, एक विकसित और एक विकासशील। चलिए, विकसित को एक और नाम से बोलते हैं बाबू, समृद्ध देश। विकसित को हम लोग क्या कहते हैं? समृद्ध देश। समृद्ध देश। इसमें क्या बोला बाबू कि जिस देश की इनकम कितना बाबू? 4,53,000 से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय 1 साल की कितना से अधिक होगा? 4,53,000 से क्या हो? ऊपर हो, वह देश क्या कहलाएगा? विकसित। हाँ बाबू, विकसित का। हाँ विकसित। और विकासशील में 37,000 रुपया इससे कम हो, 37,000 रुपया इससे कम हो, वो क्या कहलाएगा? विकासशील। तो भारत बाबू उस समय भी विकासशील था और अभी भी भारत किस श्रेणी में है? विकासशील में। हमारा देश किस श्रेणी में है? विकासशील श्रेणी में है। यह डाटा कौन दिया था? वर्ल्ड बैंक। कब दी थी बाबू? 2004 में। 2004 में क्या कहा था? कितना पैसा का बताया था? 4,53,000 से ज्यादा है तो वो देश कैसा होगा? विकसित या समृद्ध। अगर यदि 37,000 या उससे कम है तो क्या होगा? विकासशील। क्या ये क्या कम है? प्रति व्यक्ति आय की जीडीपी? प्रति व्यक्ति आय, मतलब देश के हर एक लोगों का आय कैसे निकालेंगे बता दिया ना? राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। सुने, चलिए बोल रहे हैं भारत का प्रति व्यक्ति आय 2004 में कितना था बाबू? 28,000 था। 2004 में भारत का क्या था बोल रहा है? तो 28,000 था। क्या था 2004 में? 28,000। तो हम बताए अभी कि भारत किस श्रेणी में था? विकासशील श्रेणी में। क्यों था? क्योंकि बोला कि 37,000 से ऊपर रहता तो इसमें हम जाने की चांस थी, लेकिन यहाँ हमारा 37,000 से भी क्या है? नीचे। इसीलिए भारत को किसमें रखा गया है? विकासशील श्रेणी। अब भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? बोला 28,000। 25 में कितना है? 25 में बता रहे हैं, लिख के लाए हैं। भारत का प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में था बाबू 98,374। 2025 का कहाँ लिखे हैं? अरे बता देंगे, आएगा कहीं कहीं। हाँ, 1,08,000 थोड़ा देर पहले बताया ना? 1,08,000 लमसम 2024-25। और बाबू वित्तीय वर्ष हमेशा 2 साल का होता है। हमारा वित्तीय वर्ष क्या है बताइए तो? 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये क्या है हमारा? वित्तीय वर्ष। कब से होता है बाबू? 1 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च। मतलब आप सुने मार्च क्लोजिंग का नाम सुने? हमारा देश का लेखा जोखा का जो भी काम शुरू होता है कब से होता है बाबू? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से। और फाइनली खत्म कब होता जाके? 31 मार्च। इसीलिए मार्च में सुनिएगा हर कंपनी बोलेगा मार्च क्लोजिंग है, सब पगलाइल रहता है। मार्च क्लोजिंग का मतलब ये होता है उसका कि 1 साल में जितना भी काम काज किया सबका हिसाब देके क्लियर करना, फाइल में पैक करके फेंक दो दूसरा। अब अप्रैल से क्या होगा? दूसरा शुरू होगा। ये कहिए से शुरू हो रहा है? 1912 में 1 अप्रैल 1912 को हमारा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली गया था। 1 अप्रैल 1912 को हमारा राजधानी कहाँ गया था? कलकत्ता से दिल्ली। और 1912 से चलते आ रहा है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा क्या? वित्तीय वर्ष। बाबू देखिएगा 1 साल का समय होता है। 31 मार्च के बाद क्या आएगा? 1 अप्रैल ना। इसीलिए 1 अप्रैल से 31 मार्च क्या है? हमारा वित्तीय वर्ष। इसका कहानी क्या है? क्यों 1 अप्रैल से मान रहे हैं? तो 1 अप्रैल से क्या हुआ है? स्टार्ट हुआ है। क्यों राजधानी कहाँ से कहाँ गया था? कलकत्ता से दिल्ली। कलकत्ता कहाँ? बंगाल में? हाँ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता। वहां से राजधानी कहाँ गई थी? दिल्ली। पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता। ठीक, 1912 में गई है दिल्ली। कब? 1 अप्रैल 1912 को। आपका हिस्ट्री में आएगा। चलिए अब देखते हैं एक टॉपिक है मानव विकास सूचकांक। यह जारी किया जाता है UNDP द्वारा। इसको आगे इसको साफ करते हैं एक बार। हाँ, कुछ पूछे आप लोग से? मौद्रिक विकास की नीति में मानव शुरू में मौद्रिक विकास की आवश्यकता पड़ी थी कि ना? मानव जब सभी हुए थे तब, जब सभी होने लगे थे तब। अच्छा, मौद्रिक विकास में पहला क्या आया था? वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका मतलब क्या होता है बाबू? एक वस्तु से दूसरे वस्तु को बदल के लेना ना, बदला बदली हम लोग अपनी भाषा में। दूसरा क्या है बाबू? मौद्रिक प्रणाली। मौद्रिक प्रणाली क्या है बाबू?
मुद्रा दे करके सामान करना ना। चलिए अच्छा, तीसरा क्या है? बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली क्या होती है बाबू? पैसा डालकर पैसा डाल के पैसा निकालना। हाँ, अपने बैंक से लेन देन करना, खाता खोलाना, ये क्या है? बैंकिंग प्रणाली। तो चौथा क्या हमारा? कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या होती है बाबू? एक बैंक दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा दे देना। आमतौर पे हम लोग इसका एग्जांपल आज के डेट में क्या, फोन पे वगैरह जो यूज करते हैं ना। हम गए आपके खाता में पैसा जमा कर दीजिए, कोर बैंकिंग में आएगा। हम गए अपने खाता में पैसा जमा किए, क्या कहलाएगा? बैंकिंग प्रणाली में। बहुत बढ़िया। एटीएम कार्ड तो जान रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन। बाका से दो टाइप का मशीन होता है, कार्ड स्वैप करके पैसा निकाल देता है। डेबिट कार्ड में किसका पैसा निकालते हैं? सरकार द्वारा दिया हुआ। नहीं अपना। सरकार नहीं देती है, बैंक देती है, गलती हो गया ना। और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है बाबू? बैंक कुछ लिमिट देती है हमको यूज करने का ना, वो होता है क्रेडिट कार्ड। अगला है जाके वित्तीय वर्ष हमारा भारत का कब से कब तक है? 1 अप्रैल 31 मार्च। ये ऑब्जेक्टिव बनने का चांस है, ये तो पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। 1 अप्रैल से 31 मार्च। कब से 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष कब से है? कब से मान रहे हैं हम लोग? 1912 से। 1912 से। चलिए अगला है बाबू जीडीपी। एक साल में एक देश के अंतिम सभी वस्तुओं का अंतिम लास्ट वाला क्या हो गया? क्या सुनसान हो गया? आपको नहीं बताया जीडीपी का मतलब? हाँ। एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य क्या होता है? जीडीपी। अच्छा, पर कैपिटा इनकम के बारे में बताइए। पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय। विकसित और एक विकासशील। विकसित देश में कौन आएगा? विकसित को ही दूसरा नाम क्या दिया गया था? समृद्ध। इसका क्या बोला? जिस देश का प्रति व्यक्ति आय कितना है? 4,53,000 से ऊपर है, वो कैसा होगा? विकसित। और जिसका 4,53,000 से कम है, वो क्या होगा? विकासशील। सॉरी, 4,53,000 से कम, उसके बाद 37,000 से कम रहेगा, तो वो क्या होगा? विकासशील। इस हिसाब से 2004 में भारत किस श्रेणी में था? विकासशील। चूंकि 2004 में भारत का प्रति व्यक्ति आय कितना था? 28,000। और वर्तमान कितना होगा? 1.8 लाख हम बताए ना भारत का। और बिहार का 79,000। ठीक है। चलिए अगला है, देखते हैं मानव विकास सूचकांक। सर जी क्लास लीजिएगा अभी 52 मिनट तो पढ़ाए हैं। टाइम कितना हुई देखिए? 52 मिनट।